ओके। सो हमने जो स्टार्ट में एक लेक्चर लिया था जिसमें हमने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था कि हम टाइपस्क्रिप्ट पढ़ेंगे या हम नोड जेएस को बीच में यूज़ करेंगे, तो उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दोबारा से देखते हैं। तो फिर हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, लेकिन उसके लिए कुछ बेसिक्स हैं, कुछ चीज़ें जब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे तो हमें कुछ कह सकते हैं प्रोटोटाइप्स पता होने चाहिए, या जो चीज़ें हम वहाँ डिफाइन करेंगे उनका हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज टाइपस्क्रिप्ट। Okay, TypeScript is a statically strong typed open source programming language that builds on JavaScript, giving you better tooling at any place। यानी ये एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी ये किसी कोई भी आप इस मतलब कोई भी पर्सन इसको यूज कर सकता है। एक वर्ड लिखा है स्टैटिकली स्ट्रॉन्ग, इसको हम आगे डिफाइन करते हैं, और ये एक तरह से इट इज बिल्ड अपॉन जावास्क्रिप्ट, यानी यूं कहा जा सकता है कि ये उसका सुपर सेट है जावास्क्रिप्ट का एक तरह से, और इस पे हम बेहतर वे में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अच्छा, जो वर्ड था स्टैटिक टाइपिंग, उसको ज़रा डिफाइन कर लेते हैं। TypeScript analyzes your code and checks for error before you run it। यानी समटाइम्स, अगर आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो कि कभी कभार ऐसा होता है, जैसे मुझे थोड़ा सा सी का आइडिया है कि उसमें जो हमारे एरर्स वगैरह आते हैं, तो टाइपस्क्रिप्ट में ये कह रहे हैं कि टाइपस्क्रिप्ट एनालाइजेज योर कोड एंड चेक्स फॉर एरर बिफोर यू रन इट। रन करने से पहले आपके एरर्स को वो आइडेंटिफाई कर देता है। दिस इज कॉल्ड स्टैटिक टाइपिंग, या जो भी हमारे पास वर्ड यूज हो रहा है स्टैटिक, उसको रेफर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जब हम कंपाइल कर लेते हैं और तब वो हमें एरर शो करें, तो हमें जब हम अपना कोड रन करते हैं तो हमें वो एरर शो कर देता है, और जब वो एरर्स रिमूव हो जाते हैं, हम उनको रिमूव कर लेते हैं, फिर वो उनको कंपाइल करता है। टाइपस्क्रिप्ट एनालाइजेज द टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, पैरामीटर्स, रिटर्न वैल्यू। मतलब जब भी हम अपना कोई प्रोग्राम लिखेंगे तो हम कुछ वेरिएबल्स, कुछ पैरामीटर्स, कुछ हो सकता है कि हमने कुछ अननोन हो हमारे पास, कुछ नॉन चीज़ें हों, जैसे हम समटाइम्स कभी नंबर्स की एडिशन करते हैं, कोई बेसिक इस तरह का ऑपरेशन करते हैं, तो वहाँ पे हम उनकी टाइप्स भी डिफाइन करते हैं। अभी हम आगे इस चीज़ को फर्दर देखेंगे। तो वो इंश्योर करता है कि वो करेक्टली यूज़ हो रही हूँ, इसलिए वो जब हम अपने कोड को रन करते हैं तो वहीं पे हमें अपने एरर्स आइडेंटिफाई कर देता है। नेक्स्ट बता रहे हैं कि आफ्टर टाइपस्क्रिप्ट हैज फिनिश्ड चेकिंग योर कोड एंड इंश्योरिंग दैट इट मीट्स द टाइप रिक्वायरमेंट्स, इट कंपाइल्स योर टाइपस्क्रिप्ट कोड इनटू रेगुलर जावास्क्रिप्ट कोड। अब हम टाइपस्क्रिप्ट यूज किस लिए कर रहे हैं, उसका पर्पस ये है कि जो जावास्क्रिप्ट है वो डेवलपर फ्रेंडली लैंग्वेज नहीं है। तो उसमें ये इशू है कि ज़ाहिर है वो डेवलपर फ्रेंडली नहीं है, तो हमारे लिए उसमें कोडिंग करना काफ़ी मुश्किल काम है। तो हम क्या करते हैं कि हम टाइपस्क्रिप्ट की हेल्प लेते हैं, और बीच में हम कुछ आईडीज को यूज़ करते हैं, अभी हम आगे उसको देखेंगे। तो हम क्या करेंगे कि हम अपना प्रोग्राम जो है कोड वो टाइपस्क्रिप्ट में लिखेंगे, एरर्स के लिए चेक करेंगे, उसको रन करके एरर्स रिमूव करने के बाद जब हम एक कमांड एंटर करेंगे TSC की, तो हमारा जो कोड है वो ट्रांसपाइल हो जाएगा या कंपाइल हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा जावास्क्रिप्ट के कोड में। तो जब वो ट्रांसपाइल हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर वो टाइपस्क्रिप्ट के फॉर्मेट में, या जिस तरह से मैं उसको टाइपस्क्रिप्ट में नहीं में लिखा था वैसा नहीं रहेगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू जावास्क्रिप्ट कोड। During this process, all type annotation and type information are removed from the resulting JavaScript code। यही बात कि अगर हम कंपाइल कर लेते हैं, ट्रांसपाइल कर लेते हैं अपने टाइपस्क्रिप्ट के कोड को, तो फिर अब जो रिजल्टिंग कोड है वो जावास्क्रिप्ट में होगा। Essentially, TypeScript type information is erased from the final JavaScript output। ओके, अब हम बात करते हैं, एक वर्ड यूज होता है IDE। तो ये क्या चीज़ है? एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी ये एब्रिविएशन है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का। इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट हेल्प प्रोग्रामर डेवलप सॉफ्टवेयर कोड एफिशिएंटली। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो यूँ कह सकते हैं कि ये आपको एक तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि जिस पे आप अपने प्रोग्राम्स लिख सकते हैं, कोड अपने किसी चीज़ों को लिंक कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ, एन आईडी कैन फॉर्मेट द रिटन टेक्स्ट बाय ऑटोमेटिकली मेकिंग सम वर्ड्स बोल्ड और इटैलिक और बाय यूजिंग डिफरेंट फॉन्ट कलर्स। They provide a central interface for common developer tools, making the software development process much more efficient। यानी यूँ समझ लें कि अगर हमें किसी सर्टन चीज़ की ज़रूरत है तो आईडीज वो रोल प्ले कर रही होती हैं, जैसे एक लिंक प्रोवाइड कर रही होती हैं बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। तो कह रहे डेवलपर्स कैन स्टार्ट प्रोग्रामिंग न्यू एप्लीकेशंस क्विकली इंस्टेड ऑफ मैनुअली इंटीग्रेटिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग डिफरेंट सॉफ्टवेयर। एक और बात की जा सकती है कि एन IDE compiles और converts the code into a simplified language that the operating system can understand। जैसे अभी हमने प्रीवियस जहाँ पे बात की
कि जब हम अपना कोड टाइप स्क्रिप्ट में लिखते हैं तो अब लिखने के लिए हमें कोई स्पेस चाहिए कि हम ये कोड जो लिख रहे हैं और जो हम बात कर रहे हैं ट्रांसपाइल करने की, वो हम कहाँ करेंगे। तो हम उनके लिए IDE यूज़ करते हैं। IDE हमारे केस में क्या है, हमारे केस में है विजुअल स्टूडियो, जो आप सब ने इंस्टॉल किया था। तो अब विजुअल स्टूडियो हमारे लिए IDEs का रोल किस तरह से प्ले कर रहा है कि जब हम अपना कोड टाइप स्क्रिप्ट में लिखते हैं उस विजुअल स्टूडियो पे, तो हम जब उसको कंपाइल कर लेते हैं तो वो सिंप्लीफाइड लैंग्वेज की फॉर्म में कंपाइल हो जाता है। अब यहाँ पे हमारा टाइप स्क्रिप्ट का कोड जो है वो जावा स्क्रिप्ट में जा रहा है। तो IDEs कुछ इस टाइप की चीज़ है। ओके, सो हियर इज अ क्वेश्चन, व्हाई शुड यू यूज टाइप स्क्रिप्ट। कोड कंप्लीशन हो सकती है। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो सकती है। इट हेल्प्स प्रोग्रामर टू राइट कोड इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैनर इफ रिक्वायर्ड, दिस हेल्प यूजर टू जंप इनटू टाइपस्क्रिप्ट। ओके, नेक्स्ट वही बात जो अभी हमने की कि IDE सपोर्ट है, इट इज सुपर वेल सपोर्टेड बाय टेक्स्ट एडिटर्स। ये जो VS कोड जिसको हम विजुअल स्टूडियो कोड को यूज कर रहे हैं, इसके अलावा और भी काफी सारे हैं। एटम, सबलाइम, उन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं। तो जो टाइप स्क्रिप्ट है ये वेल सपोर्टेड है इस तरह के टेक्स्ट एडिटर्स जो भी हैं उनसे। Large community adoption TypeScript is made for creating large complex system that modern web abounds with. तो लार्ज और कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के लिए इसको यूज किया जा रहा है और ये बहुत वाइडली अडॉप्ट करके जाने वाली लैंग्वेज है। कुछ इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन है कि इट हैज ऑलमोस्ट ट्रिपल्ड ओवर द कोर्स ऑफ 6 years, इंक्रीजिंग फ्रॉम 12% इन 2017 टू 34% इन 2022। अच्छा, जो टाइप स्क्रिप्ट जिन लैंग्वेजेस को पास करती है, यानी जो उस पे यूज़ की जा सकती हैं, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर यूज़ होती हैं, वो है C, PHP, C# एंड C++। लास्ट टाइम हमने लास्ट से बल्कि लास्ट जो क्लास थी वहाँ पे हमने ये सारी इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस था, जिसको हम कहते हैं कि अपना इन्वायरमेंट सेट कर रहे हैं, हमने Node.js को इंस्टॉल किया, हमने टाइप स्क्रिप्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो थी वो उस टाइम गैदर की, VS कोड इंस्टॉल किया अपने पास। तो उसी का थोड़ा सा रिव्यू है कि देयर आर मेनी वेज इन विच यू कैन सेट अप अ कोडिंग एनवायरनमेंट। तो हमने बात की कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट IDEs होंगे, हमारे केस में वो विजुअल स्टूडियो कोड है। वेब ब्राउजर्स हो सकते हैं, जैसे हम गूगल क्रोम यूज़ करते हैं, फायरफॉक्स, और कुछ अगर हमें रिक्वायर्ड हो ऑनलाइन एडिटर तो वो भी हैं हमारे पास। ओके, इंस्टॉलेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, होपफुली आप सारों ने कर ली होगी, तो उसको अब दोबारा से हम नहीं देख रहे। इंस्टॉलेशन का सारा प्रोसेस हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अभी ये जो प्रोजेक्ट के बीच में जो बात हो रही है इसको हम एंड पे कवर करेंगे। ओके, अब आ जाते हैं राइटिंग कोड पे। तो जब भी हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ कर रहे होते हैं तो उसका कोई ना कोई प्रॉपर एक सिंटेक्स होता है जिसको फॉलो करना ज़रूरी है। अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो उसमें ऑब्वियसली कुछ एरर्स होंगे और वो जो हमारा कोड है वो प्रॉपरली रन नहीं हो रहा होगा, या जो हमें रिक्वायर्ड आउटपुट है वो नहीं मिल रही होगी। So code needs to be formatted well. If you have a long file with many lines of code and you didn't stick to a few basic formatting rule, it is going to be hard to understand what you have written. The two most important rules for formatting the code are indentations and semicolons. Okay. So जब हम प्रोग्राम बना रहे होंगे, टाइप स्क्रिप्ट में कुछ भी लिख रहे होंगे, तो वहाँ हो सकता है कि हमें वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़े। तो वेरिएबल मीन्स एनीथिंग दैट कैन वेरी, जैसे हम मैथमेटिक्स में भी ये कहते हैं कि जिसकी कोई भी वैल्यू जो अटेन कर सकता हो, इट इज नोन एज अ वेरिएबल। ओके, अ टाइप स्क्रिप्ट वेरिएबल इज सिंपली अ नेम ऑफ स्टोरेज लोकेशन। तो टाइप स्क्रिप्ट में जो वेरिएबल हम डिफाइन कर रहे होंगे वो क्या होगा, किसी चीज़ की स्टोरेज लोकेशन होगी कि उसको हमने कहाँ स्टोर किया हुआ है। अ वेरिएबल मस्ट हैव अ यूनिक नेम, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम जो भी वेरिएबल को नेम असाइन कर रहे हैं, इट शुड बी अ यूनिक नेम, यानी उसके साथ सिमिलर कोई और नेम नहीं होना चाहिए। Variables are values in your code that can represent different values each time the code runs. The first time you create a variable, you declare it and you need a special word for that. मतलब जब भी हम कुछ डिक्लेयर करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे कहा फर्स्ट नेम, हमने इसको डिक्लेयर करवाना था तो हमने यूज़ किया लेट फर्स्ट नेम इक्वल टू अली। अभी हम इस पर भी बात करते हैं कि हमने इसको लिखना किस तरीके से, मतलब क्या फॉर्मेट होगा। The commonly used naming conventions used for a variable are camel case. Camel case का मतलब है जैसे वो camel का hump होता है, तो उस तरह से ये ऑब्जर्व करें, जो फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है उसमें सारे लेटर स्मॉल हैं लेकिन जो नेम है उसका एन कैपिटल है, तो इसलिए इसको कहते हैं कि हम इनको कैमल केस में लिखते हैं।
तो टाइप स्क्रिप्ट में जब हम वेरिएबल को डिफाइन करेंगे तो हम उनको इस तरह से लिखेंगे। हम लेट यूज कर सकते हैं, VAR शॉर्ट फॉर्म ऑफ वेरिएबल वो यूज कर सकते हैं, कॉन्स्ट, ये डिपेंड करेगा। अभी हम फर्दर जब काम करते रहेंगे तो हमें इसका मजीद आइडिया होता जाएगा। ओके, अ वेरिएबल नेम कैन नॉट कंटेन एनी स्पेसेस, ये भी इंपॉर्टेंट रूल है कि अभी हमने लास्ट जैसे देखा, हमने लिखा फर्स्ट नेम, तो मोस्टली ऐसा होता है कि हमें भी कन्वेंशनली हम इस तरह से नहीं लिखते नेम्स को या लेटर्स को अलग अलग करके लिखते हैं। तो यहाँ पे ये एक रिस्ट्रिक्शन है कि आपने स्पेसेस नहीं रखनी, ज्वाइन करके रखना है वर्ड्स को। अ वेरिएबल नेम कैन कंटेन ओनली लेटर्स, लेटर्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, डॉलर साइन एंड अंडरस्कोर, यानी इसके अलावा कोई भी आप स्पेशल करेक्टर डॉलर साइन और अंडरस्कोर के अलावा जो बाकी हैं और की कोई भी चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। तो आप लेटर यूज़ करेंगे, नंबर, डॉलर साइंस एंड अंडरस्कोर। द फर्स्ट करेक्टर मस्ट बी अ लेटर और एन अंडरस्कोर और अ डॉलर साइन। तो जैसे अभी हमने लास्ट देखा, फर्स्ट नेम लिखा था, तो फर्स्ट जो लेटर है उसको कोई अल्फाबेट होना चाहिए, लेटर होना चाहिए, नंबर होना चाहिए या डॉलर साइन। द फर्स्ट करेक्टर मस्ट बी अ लेटर और एन अंडरस्कोर और अ डॉलर साइन। हमारे केस में स्मॉल f लिखा गया था, अंडरस्कोर आ सकता है वहाँ पे या फिर वहाँ पे डॉलर साइन आ सकता है। सबसीक्वेंट करेक्टर्स में बी लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर और डॉलर साइन, यानी उसके बाद जो भी होंगे हमें आप लेटर्स भी लिख सकते हैं, डिजिट्स भी लिख सकते हैं, अंडरस्कोर उनका कोई कॉम्बिनेशन भी लिख सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट करेक्टर है वो या तो लेटर होगा या वो अंडरस्कोर होगा या वो डॉलर साइन होगा। दिस मीन्स वो नंबर नहीं हो सकता, जैसे हम 1 नहीं लिख सकते, हम कोई नंबर नहीं लिख सकेंगे। नंबर्स आर नॉट अलाउड एट द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द वेरिएबल। ओके, यहाँ पे मजीद कुछ वेज बताए गए हैं। कह रहे हैं व्हेन यू डिक्लेयर अ वेरिएबल यूजिंग कॉन्स्ट, VAR और लेट, यू कैन ऑप्शनली ऐड अ टाइप एनोटेशन टू एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई द टाइप ऑफ वेरिएबल। अच्छा, तो अब बात जाती है कि वेरिएबल की टाइप्स किस तरह की हो सकती हैं। अब जो नेम है या जो भी हम कुछ अल्फाबेट्स की फॉर्म में इस तरह की किसी चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं, सिटी को डिफाइन कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे कि उसकी जो टाइप है वो स्ट्रिंग है। तो अगर मैं लिख रही हूँ लेट माई नेम, तो क्योंकि मैं यूँ समझ लें कि कोई इंग्लिश की कोई इस तरह की किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, नेम की बात कर रही हूँ, तो मेरे पास इसकी जो टाइप होगी वो होगी स्ट्रिंग। TypeScript doesn't use types on the left. Style declaration like int x equal to 0. हम यहाँ पे किस तरह से डिफाइन करते हैं टाइप को कि हम जो हमने वेरिएबल का नेम रखा है, अब ये जो माई नेम है ये हमारा वेरिएबल नेम है, और स्ट्रिंग जो है उसकी टाइप है वो हमने बाद में लिखनी है, तो हमने पहले नहीं लिखनी, क्योंकि कुछ लैंग्वेजेस में ऐसा भी होता है कि हम पहले उसकी टाइप डिफाइन करते हैं और फिर हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। Type annotations will always go after the thing being typed. In most cases, though it is not needed, wherever possible, TypeScript tries to automatically infer the types in your code. इस चीज़ को भी हम ऑब्जर्व करेंगे कुछ आगे जाके। अभी तो हम फिलहाल जो कोड लिखेंगे वो इतनी ज़्यादा लेंथ का है ही नहीं, लेकिन समटाइम्स जैसे कैलकुलेटर वाला प्रोजेक्ट था वो भी अभी हम देखेंगे, मैं उसकी वीडियो शेयर करूंगी कि उसमें समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आप डिफाइन करते आ रहे होते हैं टाइप्स को, तो फिर वो कोड जो है ना वो इन्फ्रेंस करना शुरू कर देता है, और वो खुद ही हो सकता है कि आप थर्ड कोई फोर्थ चीज कुछ ऐसे लिख रहे हैं तो उसकी टाइप रिक्वायर्ड ना हो, खुद ही इन्फर करके समझ ले कि जैसे अगर आपने स्टार्टिंग में वेरिएबल्स दिए थे कि कोई फर्स्ट नंबर की बात की, सेकंड नंबर की बात की, तो हो सकता है जब आप उनके सम की बात कर रहे हो या किसी इस तरह के ऑपरेशन की, तो वो आपको वहाँ पे टाइप रिक्वायर्ड ना हो। तो टाइप स्क्रिप्ट जो है वो वेरिएबल की टाइप, यानी वो किस तरह का, क्या वो स्ट्रिंग है या वो इंटीजर है या वो जो भी चीज़ है उसको इन्फर कर लेता है। ओके, लेट माई नेम इक्वल टू एलिस। तो ये एग्जांपल दे दें कि सम टाइम जैसे अभी हमने बात की कि जब वो इन्फर कर लेगा तो यहाँ पे आपको जैसे लास्ट लाइन लिखी हुई लेट माई नेम इक्वल टू एलिस, तो यहाँ पे टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी। माई नेम इन्फर्ड एज टाइप स्ट्रिंग, ये इन्फ्रेंस कर ली है टाइप स्क्रिप्ट ने कि माई नेम जो है वो स्ट्रिंग टाइप में ही आएगा, तो इसलिए यहाँ पे यूज नहीं किया गया। ओके, आपने तो मुझे कुछ नहीं, यकीन मैटलैब को थोड़ा बहुत देखा होगा या कोई इस तरह की कमेंट का आपको शायद थोड़ा थोड़ा आइडिया हो। मुझे इस तरह से आइडिया है कि जहाँ मैटलैब में हम काम करते थे, तो अगर हमने कुछ कमेंट करना हो तो हम डॉलर साइंस लगा देते हैं, 2 डॉलर साइन या 1 डॉलर साइन, और अगर अनकमेंट करना हो तो वहाँ पे वो एक बटन था, मतलब उसी पे डॉलर साइन बने होते थे और वो अनकमेंट करने के लिए उसी को प्रेस करते थे।
तो अगर हमने टाइप स्क्रिप्ट में कोई चीज़ कमेंट करनी है, अब कमेंट का मतलब ये है कि वो कोड का पार्ट नहीं है, वो कोई इन्फॉर्मेशन है, लाइक देयर इज अ लेंथी कोड, और अब जाहिर है वो एक पर्सन यूज नहीं करेगा, हो सकता है कोई और पर्सन भी यूज कर रहा हो, तो बीच में हम कुछ नोट्स ऐड कर देते हैं, या हमारे कोड के कुछ पार्ट्स होते हैं तो वहाँ पे हम कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन लिख देंगे कि जिससे आइडिया हो कि अच्छा अब ये पार्ट स्टार्ट हो गया, या ये पार्ट इस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है। तो वो कह रहा है सिंगल लाइन टाइप स्क्रिप्ट कमेंट स्टार्ट विद 2 फॉरवर्ड स्लैशेस। अगर आपका कमेंट जस्ट 1 लाइन है, जैसे अगर मैं अपने कोड में लिखना चाह रही हूँ कि दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ कोड फॉर इंस्टेंस, तो मैं, क्योंकि मेरी 1 लाइन की स्टेटमेंट है और वो सिर्फ एक एज अ हेडिंग है, एज अदर पर्सन को ये दिखाने के लिए कि अच्छा अब यहाँ पे कुछ न्यू चीज़ स्टार्ट हो रही है, तो मैं सिर्फ 2 फॉरवर्ड स्लैशेस लगाऊंगी। अच्छा, बैकवर्ड स्लैशेस भी यूज हो सकती हैं, ये यहाँ पे ये, और दूसरी भी यूज हो सकती है। All text after the 2 forward slashes until the end of a line makes up a comment। तो आपने फॉरवर्ड स्लैशेस अगर लगा ली और उसके बाद आप एक लाइन में जो भी लिखते हैं वो सारा आपका कमेंट में जाएगा, यानी वो कोड के जो कोड रन हो रहा है उसका पार्ट नहीं होगा, जस्ट वहाँ पे एक नोट होगा एक तरह का। इवन व्हेन देयर आर फॉरवर्ड स्लैशेस इन द कमेंटेड टेक्स्ट। मल्टी लाइन कमेंट्स जो है उन केसेस में क्या होगा, अगर आपका कमेंट काफी लंबा हो सकता है, आप कोई 2 से 3 लाइन लिख रही हैं, ज्यादा इंफॉर्मेशन लिखना चाह रही हैं, तो एक फॉरवर्ड स्लैश और स्टेरिक, और जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ पे स्टेरिक और फिर फॉरवर्ड स्लैश होगी। एनी टेक्स्ट बिटवीन फॉरवर्ड स्लैश स्टेरिक एंड द अदर वन विल बी इग्नोर्ड बाय जावास्क्रिप्ट। तो क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट में कोडिंग कर रहे हैं और फिर उसको कन्वर्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट में, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जब आप कुछ भी कमेंट करेंगे, मल्टी लाइन कमेंट लिखेंगे इस फॉर्मेट को यूज करते हुए, तो बिटवीन जो भी होगा वो सारा इग्नोर हो जाएगा, यानी उसको ये नहीं होगा कि वहाँ पे आके कोई एरर जनरेट हो जाए कि कोई एब्स्ट्रैक्ट सी कोई अजीब सी चीज लिखी है, वो उसको एज अ कमेंट डील करेगा और उससे जो नेक्स्ट पार्ट है वहाँ पे मूव कर जाएगा। ओके, अब स्टेटमेंट्स क्या चीज हो सकती हैं, या कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दीज प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड स्टेटमेंट्स। अब जब भी हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, इतने अरसे से यूज करते आ रहे हैं, तो हम ज़ाहिर है बिल्कुल एक सर्टन चीज फॉलो कर रहे होंगे। हमारे सामने तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, हम क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, हो सकता है हमें ओपन करना हो, हमें कुछ और चीजें उसमें जब देखनी हो, तो कंप्यूटर प्रोग्राम किस तरह से वर्क कर रहा है कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिनको वो एग्जीक्यूट कर रहा है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इंस्ट्रक्शन को स्टेटमेंट्स का नेम देते हैं। A JavaScript program is a list of programming statements। जब हम विजुअल स्टूडियो पे अपना कोड लिख रहे होते हैं टाइप स्क्रिप्ट में, फिर उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, वो जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो बेसिकली वो एक जावा स्क्रिप्ट का प्रोग्राम क्या काम कर रहा है, वो प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट उसके पास डिफरेंट के, हम उसको एक टास्क असाइन करें कि फर्स्ट ये कर लो, फिर ये कर लो, एंड सो ऑन, और फिर हो सकता है उसमें यूजर से इनपुट लेनी हो और उसके बाद कोई आउटपुट जनरेट होनी हो। तो जावा स्क्रिप्ट क्या इज अ लिस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स। TypeScript applications consist of statement with an appropriate syntax। A single statement may span multiple lines। Multiple statements may occur on a single line if each statement is separated by a semicolon। तो ये फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है, जब हम लिखेंगे तो हम देखेंगे कि हमने सेमीकोलन कहाँ प्लेस करना है, हमने अपना जो मैसेज लिखना है वो किन ब्रैकेट्स में होगा, किस तरह से होगा, इन्वर्टेड कॉमर्स कहाँ यूज होंगे, फर्दर हम देखते हैं। Okay. Variable and let are both used for variable declaration in TypeScript, but the difference between them is that var is function scoped and let is block scoped. Variable declared by let cannot be redeclared and must be declared before use, whereas variable declared with var keywords are wasted। अच्छा, इनका डिफरेंस दोनों का ये है, ये जो लेट है वो मतलब एक पूरे ब्लॉक के लिए आप यूज कर सकते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर्ड बाय लेट कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड एंड मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर यूज। यानी अगर आपने दोबारा समटाइम्स आपने लेट कर लिया, लेट माय नेम इक्वल टू एलिस, ये फर्दर जब हम प्रोग्राम करेंगे ना तो ये चीज खुद ब खुद क्लियर होती जाएगी, वहां पे हमारे पास एरर आता है कि आप डिफाइन करें दोबारा। वो ये कह रहे हैं कि जो लेट की कमांड है, अगर आपने एक दफा डिफाइन कर दी और आप उसको दोबारा से यूज करना चाहते हैं तो वो रीडिक्लेयर नहीं होती और आपको दोबारा फिर से डिक्लेयर करना पड़ता है। Const is an augmentation of let in that it prevents reassignment to a variable। तो अगर हम चाह रहे हैं कि जैसे हमने पीछे देखा कि let my name equal to Alice, let हमने वहां पे यूज किया। अब अगर my name ने प्रोग्राम में बहुत जगहों पे, बहुत ज्यादा जगहों पे यूज होना है, तो हम फिक्स कर देंगे, हम उसको कॉन्स्ट की कैटेगरी में, कांस्टेंट की कैटेगरी में ले आएंगे,
अगर हम लेट में रखते हैं तो फिर जब हमें नेक्स्ट टाइम यूज करना होगा तो वो हमें दोबारा रीडिफाइन करना पड़ेगा कि अगेन लेट माई नेम इक्वल टू एलिस। अगर हमने बार बार यूज करना है उसको तो क्या होगा कि हम उसको कोई कांस्टेंट असाइन कर देंगे। कांस्टेंट का वही मीनिंग है जो हम मैथमेटिक्स में या जनरल टर्म्स में कहते हैं कि जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। इस तरह रीअसाइनमेंट नहीं करनी पड़ेगी। ओके, अब अभी हमने प्रीवियस एक जगह स्ट्रिंग का वर्ड यूज किया था कि जब मैंने लिखा था कि लेट फर्स्ट नेम, फिर मैंने लिखा था कॉलन के बाद स्ट्रिंग और इक्वल टू अली। स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, अनडिफाइंड, नल, ये क्या चीजें हैं? प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं ये हमारे पास, यानी डाटा किस टाइप का है। वर्ड से क्लियर हो रहा है डाटा टाइप्स के, जिस टाइप का डाटा है उसकी क्या टाइप है। मीन्स इफ इट इज सम नेम, कोई नंबर है, ट्रू और फॉल्स की, यस और नो की कोई जो है वो इस तरह की स्टेटमेंट है। तो स्ट्रिंग या स्ट्रिंग इज यूज टू स्टोर अ टेक्स्ट वैल्यू, यानी जब भी हमने कोई ऐसी ऑब्जेक्ट जो टेक्स्ट की फॉर्म में है उसको स्टोर करना है तो हम स्ट्रिंग उसकी टाइप बताएंगे। नंबर, अ नंबर इज यूज टू स्टोर अ न्यूमेरिकल वैल्यू। लाइक हमने किसी वैल्यू को असाइन कर देना है कि जी लेट स्कोर इक्वल टू 25, लेट मार्क्स इक्वल टू 20 समथिंग लाइक दिस। तो हम उसको, क्योंकि वो न्यूमेरिक वैल्यू है तो उसकी टाइप नंबर होगी। बूलियन हमने वैसे भी पढ़ा होगा सबने कि जिसकी टू फॉर्म्स जो अटेन कर सकता है, यस नो ट्रू फॉल्स, इस तरह की। तो अ बूलियन इज यूज टू स्टोर अ वैल्यू दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। Undefined, an undefined type is either when it has not been defined or it has not been assigned a value। जैसे हम किसी चीज को अभी कोई वैल्यू असाइन ना करें, श्योर ना हो उसके बारे में, तो फिर वहाँ पे अनअसाइंड हम टाइप यूज करेंगे। जैसे अभी हमें क्लियर ना हो कि जो हम नेक्स्ट मतलब जिस चीज को लेके चल रही हैं वो किस टाइप में आती है। null is a special value for saying that a variable is empty or has an unknown value। हो सकता है कि मैं नल तब यूज करूं जब मैंने कोई आंसर ऐसा जनरेट करना हो जिसके बारे में मुझे एग्जैक्टली पता ना हो कि वो किस फॉर्म में आएगा। तो हमने उसको नल रखा हुआ, यानी उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं की हुई। जैसे यहाँ पे हमने यानी लेट स्कोर इक्वल टू 25, हमने यहाँ पे एक स्पेसिफिक वैल्यू असाइन कर दी है, लेकिन नल के केस में हम जब उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं करें तो इज अ स्पेशल वैल्यू फॉर सेइंग दैट अ वेरिएबल इज एम्प्टी और हैज एन अननोन वैल्यू। या तो हमें वैल्यू नहीं पता या हम कैसे कह रहे हैं कि वो ब्लैंक है, उसमें कोई वैल्यू नहीं। ओके, जब हम कोड लिखते होंगे तो समटाइम्स ऐसा होता है, जैसे हमने पीस वाइज फंक्शन पढ़ा है, कैलकुलस में हम पढ़ते हैं कि x इक्वल टू 2 पे उसकी ये वैल्यू होगी फंक्शन की, x लेस देन 2 पे कुछ और होगी, ग्रेटर देन 2 पे कुछ और होगी। तो उसी से रिलेट कर लेते हैं। इफ एल्स and else if statement, use if to specify a block of code to be executed if a specified condition is true। फॉर इंस्टेंस के जैसे मैं किसी सिंपल प्रोग्राम की बात करूं कि अगर यूजर जो है वो नंबर जो एंटर करता है वो 5 से ग्रेटर एंटर करता है, दो नंबर या एक नंबर दूसरे से ग्रेटर एंटर करता है तो उनको ऐड करवा दें। यानी मैंने सिर्फ एक क्राइटेरिया रखा हुआ है कि अगर जो यूजर नंबर एंटर कर रहा है मैं उससे कह रही हूँ कि मुझे दो नंबर्स प्रोवाइड करें, ए और बी। तो अगर वो नंबर दोनों 5 से ग्रेटर हैं तो उनको ऐड कर दे। तो जो है वो कोड क्या करेगा, वो ऑब्जर्व करेगा कि अगर दोनों नंबर ग्रेटर हैं तो उनको ऐड कर दे, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि ये चीज़ फॉलो हो। तो जस्ट मैं एग्जांपल के लिए कह रही हूँ कि इफ का पर्पज ये है कि अगर कोई स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो उसको एग्जीक्यूट तभी करना है अगर कोई कंडीशन मीट कर जाती है। ओके, सो दूसरा ऑप्शन भी तो हो सकता है कि अगर ये वाला क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा, जैसे मैंने कहा कि वो अगर नंबर जो एंटर करता है वो 5 से ग्रेटर है तो ऐड कर दे। अगर 5 से ग्रेटर नहीं है तो फिर क्या सोल्यूशन होना चाहिए, यानी फिर क्या आउटपुट जनरेट हो। तो यूज एल्स टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द सेम कंडीशन इज फॉल्स। दिस मीन्स कि अगर अब जो यूजर ने नंबर्स एंटर किए हैं वो 5 से लेस हैं तो फिर क्या होगा, यानी जो प्रीवियस वाला क्राइटेरिया, जो प्रीवियस वाली कंडीशन थी वो हमने यूज नहीं करनी, ऐड करने वाली नहीं करनी। हो सकता है अब हम कोई और चीज अप्लाई करने को कह रही हैं। यानी अगर हमने स्टार्ट में कहा था कि ए और बी दो नंबर्स आप एंटर करें, अगर वो 5 से ग्रेटर होते हैं तो उनको ऐड कर दें। एल्स हो सकता है मैं लिख दूं कि अगर वो 5 से ग्रेटर नहीं होते तो उनको सब्ट्रैक्ट कर दें या उनको मल्टीप्लाई कर दें। और उसके बाद तीसरा क्राइटेरिया भी हो सकता है कि हो सकता है जो आपने दोनों पहली कंडीशन रखी हैं, स्पेसिफाई की हैं, वो दोनों ही मीट ना हो रही हो। यूज एल्स इफ टू स्पेसिफाई न्यू कंडीशन टू टेस्ट इफ द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स। तो ये इस तरह के स्टेटमेंट को हम कहते हैं नेस्टेड स्टेटमेंट, यानी एक के अंदर दूसरी और उसके साथ तीसरी। तो
अगर फर्स्ट कंडीशन आपकी स्पेसिफाई जो की है वो ट्रू हो जाती है तो एक स्पेसिफिक चीज, एक स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। एल्स में दूसरा हमने रखा हुआ है कि अगर अच्छा ये कंडीशन मीट नहीं होती तो सेकंड काम कर ले, और उसके अलावा एक और भी हो सकता है, एल्स इफ टू स्पेसिफाई न्यू कंडीशन टू टेस्ट इफ द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स। तो एक तीसरी कंडीशन भी हो सकती है। इसको कुछ इस तरह से देख सकते हैं, जैसे हमने पहले कहा कि दोनों नंबर्स अगर 5 से ग्रेटर हैं, हो सकता है कि हम इस तरह का प्रोग्राम बनाएं कि अगर दोनों नंबर में फर्स्ट नंबर ग्रेटर हो सेकंड नंबर से, तो आपने दोनों को ऐड कर देना है। हो सकता है यूजर ने इसी तरह के नंबर्स एंटर कर लिए तो दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे। अब अगर यूजर ने इस टाइप के नंबर्स ऐड नहीं किए, एंटर नहीं किए कि ए ग्रेटर देन बी वाली वाला क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा, ए लेस देन बी वाला हो रहा है, तो सेकंड कंडीशन मीट कर लेंगे। बट अगर ये दोनों ही मीट नहीं हो रहे, हो सकता है यूजर नंबर इस तरह के एंटर करे कि ना तो ए ग्रेटर है बी से, ना ही दूसरी वाली कंडीशन ए लेस है बी से, तो थर्ड वाला ऑप्शन क्या होगा, ए इक्वल टू बी। तो उस केस में फिर आपके पास एक तीसरी कंडीशन भी आ जाती है। दिस मीन्स कि इफ एल्स इफ का क्या काम है कि अगर एक सर्टन स्पेसिफाइड जो कंडीशन है वो मीट हो रही हो तो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दें, एक स्पेसिफिक जो भी ऑपरेशन है परफॉर्म कर दें। अगर नहीं हो रहा तो एल्स दूसरे पे चले जाएं, और अगर वो भी नहीं तो फिर आपके पास जो थर्ड ऑप्शन है उसकी तरफ मूव करें। तो ये कुछ चीज़ों का रिव्यू था। अब हम एक छोटा सा काम आज करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से एक कमांड प्रिंट करवा सकते हैं। ओके, सबसे पहले मैं चाह रही हूँ कि मैं कोई एक इस तरह का कोई कोड लिखूं कि मैं जो उसको स्टेटमेंट असाइन करूँ वो प्रिंट होके मेरे पास आ जाए। तो जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी कि जो भी हम काम करेंगे सबसे पहले हम उसके लिए कोई एक फोल्डर बनाएंगे। तो मैं एक फोल्डर बना लेती हूँ। लेट से मैं लिख देती हूँ हमारी प्रोजेक्ट। कुछ और नेम असाइन करती हूँ, मैंने ऑलरेडी ये किया है। ओके, अब सबसे पहले जब मैंने ये फोल्डर क्रिएट कर लिया तो मैं जो अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना चाह रही हूँ मैं यहाँ सर्च बार पे जाके नहीं ओपन करूंगी, बल्कि मैं चाह रही हूँ कि जिस फोल्डर में, यानी जो मेरा ये टास्क है जो मैं काम करना चाह रही हूँ, यहीं पे कमांड प्रॉम्प्ट इसी के लिए स्पेसिफाइड उसको ओपन करे। तो मैं सर्च बार में यहाँ पे लिख लूंगी CMD। ठीक है। अब हमने लास्ट टाइम जो दो तीन चीजें इंस्टॉल की थी उनमें हमने बात की थी कि नोड पैकेज मैनेजर है कोई, विजुअल स्टूडियो है, टाइप स्क्रिप्ट की बात हमने की थी। तो सबसे पहले हम इनिशियलाइज कराएंगे नोड पैकेज मैनेजर को, हम लिखेंगे npm init -y, यानी नोड पैकेज मैनेजर को इनिशियलाइज करा दो इस प्रोजेक्ट के लिए, इस काम के लिए। ठीक, जब हमने ये काम कर लिया कि हमने इनिशियलाइज करा दिया, तो अब हम चाहते हैं कि जाहिर है अब हमने जो अपना टाइप स्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिखना है वो हमने विजुअल स्टूडियो कोड पे लिखना है। अब अगर मैं सेपरेटली विजुअल स्टूडियो कोड लिखूंगी तो वो हो सकता है कि इसके साथ मुझे मतलब दोबारा से बताना पड़े कि अच्छा ये फलाना प्रोजेक्ट है उसके लिए मैं विजुअल स्टूडियो कोड जो ओपन करना चाह रही हूँ। तो उसका बेस्ट वे ये है कि आप सर्च बार से जाके ओपन ना करें, बल्कि यही कमांड प्रॉम्प्ट जो आपका ओपन हुआ हुआ है यहाँ पे आप लिखें कोड, कोड स्पेस और डॉट। इसका मतलब है कि विजुअल स्टूडियो कोड को इस प्रोजेक्ट के लिए ओपन कर दूं। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड जैसे ही ओपन होगा आपके पास, फिर आपने टाइप स्क्रिप्ट को इनिशियलाइज कराना होगा। यानी हमने सबसे पहले नोड पैकेज मैनेजर जो है उसको इनिशियलाइज कराया यहाँ पे। फिर हमने कहा कि हम क्योंकि अपना कोड विजुअल स्टूडियो कोड पे लिखेंगे तो हमने उसको ओपन करवाया कोड स्पेस डॉट लिख के। अब हम टाइप स्क्रिप्ट को इनिशियलाइज कराना चाह रहे हैं तो हम लिखेंगे TSC स्पेस माइनस माइनस, लेकिन मेरा ये थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो रही, स्पेस माइनस माइनस इन
ओके, तो उसने क्या लिखा है, क्रिएटेड अ न्यू टीएस कॉन्फ़िगरेशन डॉट जेसन विद दिस। यानी आपने क्या किया, आपने सबसे पहले नोड पैकेज मैनेजर को इनिशियलाइज कराया, उसके बाद आपने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन किया अपने स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट के लिए। वो ओपन होने के बाद आपने कहा कि अब टाइप स्क्रिप्ट को इसमें इनिशियलाइज करा दें। अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक न्यू फाइल का और एक ओपन फाइल का। हमने न्यू फाइल बनानी है, ठीक है, और उस फाइल का नाम होगा इंडेक्स डॉट टीएस। और ये जो मैंने अपना फोल्डर न्यू टास्क था, अब ये देखिए एड्रेस बार में वही वाला एड्रेस आ रहा है जो हमने स्टार्ट में अपने सीएमडी पे लिखा था कि हमारे लिए विजुअल स्टूडियो को ओपन करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो चुका है, हमने फोल्डर पे वापस जाते हैं। यहाँ पे जैसे ही हमने सबसे पहले इस कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखा था, npm को इनिशियलाइज कराया था, तो हमारे पास ना पैकेज के नाम का एक फोल्डर बन गया था। और फिर हमने ts config की फाइल बता रही है कि हमने टाइप स्क्रिप्ट को भी इनिशियलाइज करवा लिया है। अब हम अपना कोड जो है, जो हमारी लाइन जो हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, वो हम यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स डॉट टीएस पे। अब ये टाइप स्क्रिप्ट की फाइल है, जब हम इसको ट्रांसपाइल या कंपाइल कर लेंगे तो आप देखेंगे कि एक न्यू फाइल बन जाएगी जो किसमें होगी, इंडेक्स डॉट जेएस, यानी कि वो जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। फॉर्मेट क्या हम लिखेंगे, कंसोल डॉट लॉग। जब भी हम कोई एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो हम इसका क्या लिखेंगे, क्या फॉर्मेट यूज होगा, कंसोल डॉट लॉग स्मॉल ब्रैकेट्स, स्मॉल ब्रैकेट के इनसाइड हम लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमर्स। हाँ, और यहाँ हम कोई स्टेटमेंट लिख देते हैं, आई एम राइटिंग, हाँ ठीक है, हमने कंसोल डॉट लॉग लिखा किसी स्टेटमेंट को प्रिंट करवाने के लिए। फिर हमने सर्कुलर ब्रैकेट्स प्लेस की, फिर हमने लिखा इन्वर्टेड कॉमर्स, आई एम राइटिंग अ कोड, यहाँ लिखेंगे सेमीकोलन। उसके बाद अब यहाँ पे फोकस कीजिएगा, यहाँ पे हम ना इस बात को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास टर्मिनल ओपन हो जाएगा जी। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम इस कोड को ट्रांसपाइल करने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट में। तो हम यहाँ लिखते हैं TSC, मैं आई थिंक कुछ एंटर करती हूँ तो ये वॉल्यूम वाला बटन इनेबल हो जाता है, तो TS। ओके, TSC के बाद हमने लिखना है नोड इंडेक्स डॉट जेएस, नोड इंडेक्स डॉट जेएस। तो यहाँ पे हमारे पास अब एक सिंपल फॉर्म में स्टेटमेंट आ गया, जो हमने वहाँ पे एक प्रॉपर उसमें लिखी थी कि हमने इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा था, सर्कुलर ब्रैकेट में लिखा था। तो हमारा ये जो मैसेज था, ये जो हमने बात लिखी कि आई एम राइटिंग अ कोड, वो यहाँ पे इधर प्रिंट हो गया गया। तो इस तरह जो भी हम स्टेटमेंट लिखना चाहें उसके लिए हम कंसोल डॉट लॉग लिखेंगे, और हमारे पास इस तरह से वो जब हम उसको ट्रांसपाइल करेंगे तो हमारे पास TSC लिखना होगा हमें, नेक्स्ट हम लिखेंगे नोड इंडेक्स डॉट जेएस, और हमारे पास वो प्रिंट होके आ जाएगी। लेट्स से अगर हम इसको चेंज करते हैं, राइटिंग न्यू कोड हो जाएगी, तो हम दोबारा TSC लिखते हैं और अगेन लिखेंगे इंडेक्स और जेएस। तो अब वो चेंज हो गया, आपको कोड दे रहे हैं। अब कुछ लोगों का ये इशू आएगा, जब आप इस सारे को फॉलो करेंगे तो आपका ये जो ट्रांसपाइल वाला में भी कुछ लोगों का ना हो, मतलब इस तरह से वो ये वाली स्टेटमेंट ना आ रही। तो उसके लिए मैं कुछ एक कमांड है वो मैं प्रॉपरली लिख के भेज देती हूँ, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसमें क्या, उस केस में क्या करना होगा। कि जैसे मेरे पास अब ये प्रॉपरली जो भी स्टेटमेंट है वो लिखी हुई आ रही है जो मैं प्रिंट करवाना चाह रही हूँ। अगर आपके पास नहीं आती तो आपने यहाँ पे सर्च बार में जाके यहाँ पे ओपन करना है पावर शेल, ये जैसे यहाँ पे शो हो रहा है, और आपने इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। अभी मैं ओपन नहीं कर रही क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है, पर चले मैं ओपन करके दिखा भी देती हूँ। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके जब ये ओपन होगा तो यहाँ एक कमांड है वो मैं ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, लिखी हुई है सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी रिमोट साइन। जब आप वो यहाँ पे एंटर कर देंगे, मतलब यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेंगे,
उसके बाद आप एंटर करेंगे, फिर आप वाई लिखेंगे, कैपिटल वाई। वो भी मैं मतलब सारी लाइन आपको बता दूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम जगहों पे ये इशू आता है। तो जब आप वो एंटर कर लेंगे, उसके बाद आप जब दोबारा वापस आएंगे ना इस पे, यहाँ पे TSC लिखेंगे और लिखेंगे नोड इंडेक्स डॉट JS। तो फिर आपका कोड जरूर ट्रांसपाइल होके आपके पास जो है ना वो रिजल्ट आ जाएगा। यानी जिनका भी ये इशू आ रहा होगा कि स्टार्टिंग में जब उन्होंने TSC और नोड इंडेक्स डॉट JS लिखा और आंसर इस तरह से इस फॉर्म में नहीं आ रहा, तो वो पावर शेल ओपन करेंगे, यहाँ से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। जब वो यस करके उसको ओपन करेंगे तो वहाँ पे वो कमांड पेस्ट करनी है, जो मैं आपको ग्रुप में भेजूंगी। वो कमांड पेस्ट करने के बाद एंटर करना है, फिर आपने कैपिटल वाई वहाँ पे एंटर करना है। जब आप वापस विजुअल स्टूडियो कोड पे या टर्मिनल पे आके यही दोनों लिखेंगे TSC और नोड इंडेक्स डॉट JS, तो आपके पास ये जो रिस्पॉन्स है वो प्रिंट हो गया। सर